मुमताज़ ने कहा, देखा ना, मुझे भी ऐसे ही हूँ नज़र आया था, लेकिन आप कह रहे थे वो सब मेरा वहम था। मुझे तो लगता है अभी भी कोई चीज़ यहाँ मौजूद है जो ये सब कर रही है। रफ़ीक ने कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शाकर बाबा ने तो कहा था कि उसने इन चीज़ों को यहाँ से भगा दिया है और वो रात में आखिरी बार हमारे घर का चक्कर लगाएगी, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे तो मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे वो चीज़ें यहाँ से गई ही नहीं हैं। ये सुनकर मुमताज़ ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमने इन दरख्तों को कटवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी। रफ़ीक ने कहा, पता नहीं, लेकिन अब बस शाकर बाबा ही आकर कुछ करेगा, उसी का इंतज़ार है, दुआ करो कि वो वक्त पर आ जाए। मुमताज़ ने कहा, अच्छा, आप तारक से कुछ बात कर रहे थे इस जगह के मुतल्लिक? रफ़ीक ने कहा, हाँ, मैंने उससे काम पर जाते हुए कहा था कि अपने बॉस से इस जगह के बारे में बात करे, अब वो वापस आएगा तो पता चलेगा क्या बना। अभी मुमताज़ और रफ़ीक ये बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुनते ही रफ़ीक ने कहा, मुझे लगता है तारक आ गया है। ये कहते हुए पहलवान जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ मेन गेट पर गया तो देखा कि तारक किसी शख्स के साथ गेट पर खड़ा था। उसने रफ़ीक को देखते ही कहा, अब्बू, ये मेरे बॉस सेठ जमील साहब हैं। ये सुनते ही रफ़ीक ने सेठ जमील से सलाम दुआ की और इन्हें अंदर ले आया और रफ़ीक ने दरख्तों वाली जगह तारक के बॉस को दिखाते हुए कहा, यह जगह है जनाब, ये सारा हिस्सा हम बेचना चाहते हैं। जमील ने हर तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, क्या बात है, जगह तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन तारक ने तो कहा था कि यहाँ कुछ दरख्त वगैरह भी हैं जो हमें कटवाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ आकर तो लग रहा है कि आप लोगों ने वो पहले से ही कटवा कर हमारा काम आसान कर दिया है। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, जी, वो हमने आज सुबह ही कटवाए हैं। जमील ने कहा, तो आपकी क्या डिमांड है? वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। रफ़ीक ने कहा, जमील साहब, हम कोई सौदेबाजी तो करेंगे नहीं, इस इलाके में जो भी फ़ी मरला रेट चल रहा है, आप उस हिसाब से ये सारी जगह की पैमाइश करके हमें उतने पैसे दे दें ताकि हम इस आधे हिस्से में अपना घर अच्छे से तामीर कर सकें। ये सुनकर सेठ जमील ने कहा, तो ठीक है रफ़ीक साहब, मैं कल सुबह ही कुछ लोग साथ लेकर इस जगह की पैमाइश करवा लूँगा और उस हिसाब से जितने भी पैसे बनेंगे वो मैं आपको अदा कर दूँगा, लेकिन अब आप ये जगह किसी और को मत बेचना। ये समझ लें कि ये जगह आज ही सेल हो गई है। आप बस इस जगह के हकीकी कागजात तैयार रखना और बयाने के तौर पर आप ये 5 लाख का चेक रख लें, बाकी जो भी बनेगा वो मैं कल अदा करूँगा। ये कहते हुए सेठ जमील ने एक चेक रफ़ीक को पकड़ा दिया और रफ़ीक से सलाम दुआ करके चला गया। उसके जाते ही रफ़ीक और तारक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और रफ़ीक ने चेक को देखते हुए तारक से कहा, वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सुनकर तारक ने कहा, लेकिन अब्बू, आपने इतनी जल्दी ये दरख्त कैसे कटवा दिए? रफ़ीक ने हंसते हुए कहा, जैसे तुमने ये जगह बिकवा दी बेटा, अब छोड़ो ये सब बातें, चलो चलकर तुम्हारी अम्मी को ये खुशखबरी सुनाते हैं। ये कहते हुए दोनों बाप बेटा खुशी से फूलते हुए मुमताज़ के पास गए और रफ़ीक ने मुमताज़ को वो चेक पकड़ाते हुए कहा, ये देखो ये क्या है। फिर रफ़ीक और तारक ने सेठ जमील के साथ हुए इस जगह के सौदे के बारे में सब कुछ बताया तो मुमताज़ भी खुशी से झूम गई। इतने में सोनिया भी आ गई और मुमताज़ ने सोनिया को भी खुशखबरी सुनाई तो वो भी खुशी से मुमताज़ को गले लगाकर झूमने लगी। अभी ये खुशी का सिलसिला चल ही रहा था कि कुछ देर में हालत भी अपने काम से वापस आ गया तो उसने भी रफ़ीक से दरख्तों से मुतल्लिक सवाल किया तो रफ़ीक ने कहा, वो सब छोड़ो, आज हमारी जगह बिक गई है। और फिर हालत को भी चेक दिखाते हुए सब कुछ बताया तो वो भी खुश हो गया और सब मिलकर नए घर की तामीर करने के हवाले से एक दूसरे से मशावरत में मसरूफ़ हो गए और इसी बातचीत में काफ़ी वक्त गुजर गया। इस दौरान सब घर वाले एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गए जो इनके साथ हो रहा था। रात हो चुकी थी, सब बातें करने में मसरूफ़ थे कि अचानक फिर से घंटी बजी तो रफ़ीक ने कहा, लगता है शाकर बाबा आ गया है। ये कहते हुए रफ़ीक दरवाजे पर गया तो बाहर वाक़या में शाकर बाबा खड़ा हुआ था।
रफ़ीक ने उसे सलाम दुआ के बाद अंदर बुला लिया तो शाकर बाबा ने कहा, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं था? रफ़ीक ने फिर उसे वो सब बताया तो शाकर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने अमल किया था, इसके मुताबिक यहाँ कोई चीज़ बाकी नहीं होनी थी, तो फिर वो सब कैसे हो गया? लेकिन जो भी है, अब मैं इसका ऐसा हल करूँगा कि दोबारा कोई चीज़ यहाँ आने का कभी सोचेगी भी नहीं। ये कहते हुए शाकर बाबा ने अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाली और दरख्तों वाली जगह पर बैठ गया। फिर शाकर बाबा ने एक मिट्टी के बर्तन में आग जलाई और रफ़ीक से कहा, अब तुम यहाँ से अंदर कमरे में चले जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं कमरे से बाहर मत आना और ना ही अपने किसी घर वाले को कमरे से बाहर आने देना। और हाँ, ये नक्श गले में डाल लो। ये कहते हुए शाकर ने एक तावीज़ जैसी कोई चीज़ रफ़ीक को देते हुए कहा, इसे अभी गले में पहन लो। रफ़ीक ने कहा, लेकिन बाबा ये क्या है? शाकर बाबा ने कहा, सवाल मत करो, इसे पहनो जल्दी, वो आ चुकी है। अभी शाकर ये बात कर ही रहा था कि अचानक कहीं से एक खौफनाक सी गराहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही शाकर ने पहलवान से कहा, अब खड़े मत रहो, वक्त हो चुका है, कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, जल्दी इसे पहनो। और यहाँ से ये सुनते ही रफ़ीक ने हाँ में सर हिलाते हुए तावीज़ गले में डाला और भागता हुआ वहाँ से कमरे में चला गया और सब घर वालों को शाकर बाबा की कही हुई बातों से आगाह किया। तो तारक ने हैरानी से कहा, अब्बू ये सब क्या हो रहा है? बाहर कौन है? रफ़ीक ने कहा, बेटा मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तुम सब आराम से बैठ जाओ, बाहर बहुत ख़तरा है। ये सुनते ही सब लोग खामोशी से सहम कर एक जगह बैठ गए। इस दौरान कमरे में इतनी खामोशी हो गई कि सबकी सांसों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद अचानक किसी ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से खटकाया तो सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगे। इस दौरान फिर से दरवाज़ा खटका तो रफ़ीक ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए सब लोगों को खामोश रहने का बोला और ख़ुद आराम से उठकर दरवाजे पर जाकर बोला, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। इतने में फिर से दरवाज़ा बजा तो रफ़ीक ने दरवाज़ा खोल दिया तो उसने देखा कि शाकर बाबा उसके कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। तो रफ़ीक ने कहा, शाकर बाबा आप यहाँ? काम ख़त्म हो गया क्या? शाकर ने बिना बोले हाँ में सर हिलाया और कमरे के अंदर झांक कर उसमें मौजूद सब लोगों को अजीब तरीके से देखने लगा। इस दौरान कमरे में मौजूद सब लोग भी शाकर बाबा को हैरानी से देख रहे थे। इतने में रफ़ीक ने कहा, क्या हुआ शाकर बाबा, आप क्या देख रहे हैं? ये सुनते ही शाकर ने एकदम से रफ़ीक की तरफ गुस्से से देखकर ना में सर हिलाया और इसके गले में पहने तावीज़ की तरफ देखने लगा। इतने में रफ़ीक ने कहा, तो क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? शाकर ने फिर से हाँ में सर हिलाया तो रफ़ीक ने जल्दी से शाकर को बाकी 20,000 देते हुए कहा, ये लीजिए आपके बाकी 20,000 रुपये। लेकिन शाकर इन पैसों की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो तो बस तावीज़ को गौर से देख रहा था। उसे ऐसा करते देखकर रफ़ीक ने कहा, शाकर बाबा ऐसा क्या देख रहे हैं? ये तावीज़ तो आपने ही मुझे दिया था, खैर ये पैसे आप रख लें। ये कहते हुए रफ़ीक ने पैसे शाकर बाबा के हाथ पर रखे तो शाकर ने एक बार फिर गुस्से से रफ़ीक की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाकर पैसे पकड़े और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। फिर गुस्से से रफ़ीक की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाकर पैसे पकड़े और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसके जाते ही तारक ने कहा, अबू ये कौन था? बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। रफ़ीक ने कहा, बेटा यही तो शाकर बाबा है, इसी ने इन दरख्तों को कटवाने में हमारी मदद की थी। तारक ने कहा, लेकिन ये इस वक्त यहाँ क्या लेने आया था और आपने इसे किस चीज़ के पैसे दिए थे? मुझे बताइए, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप लोग क्या छुपा रहे हैं? ये सुनते ही रफ़ीक ने अफसरदा सा होकर घर के सभी लोगों की तरफ देखा और फिर रफ़ीक ने तारक और सोनिया को भी वो सब कुछ तफसील से बता दिया, जो सिर्फ रफ़ीक, खालिद और मुमताज़ ही जानते थे। ये सब सुनते ही तारक और सोनिया बुरी तरह से डर कर रफ़ीक और मुमताज़ की तरफ देखने लगे। इतने में तारक ने कहा, अबू यहाँ इतना कुछ हो रहा था, आपने हमें बताया ही नहीं।
اس کا مطلب گزشتہ روز وہ پلمبر جو ہوش میں آنے کے بعد کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا۔ یہ سن کر رفیق نے ہاں میں سر ہلایا تو طارق نے کہا، ابو تو کیا اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے؟ رفیق نے کہا، ہاں بیٹا، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ تمہیں بتایا ہے، کیونکہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب بس ہمیں کل سیٹھ جمیل صاحب کو یہ جگہ دے کر ان سے پیسے لینے ہیں۔ طارق نے کہا، ابو تو پھر آپ جلدی سے گھر کے ضروری کاغذات ابھی سے نکال کر رکھ لو، یہ نہ ہو کل وہ آئیں اور آپ کاغذات ڈھونڈنے میں لگ جائیں۔ یہ سن کر پہلوان نے کہا، ارے تم فکر نہیں کرو، وہ ٹرنک میں محفوظ ہیں، پھر بھی تم صحیح کہتے ہو، ایک بار انہیں نکال کر دیکھ لینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی خالد نے کہا، جی ابو، طارق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی سے دیکھ لو کسی چیز کی کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے۔ رفیق نے کہا، ہاں ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پہلوان اپنے کمرے میں پڑے صندوق کو کھول کر اس میں گھر کے کاغذات نکال کر خالد کو دکھانے لگا اور بولا، بیٹا خالد دیکھ لو کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ خالد نے گھر کی پوری رجسٹری کا اچھے سے پڑھ کر رفیق سے کہا، ابو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رفیق نے وہ کاغذات واپس صندوق میں رکھے اور بولا، چلو اب سب لوگ آرام سے سو جاؤ، اور بیٹا خالد صبح تم آفس سے چھٹی کر لینا، کیونکہ کل صبح تمہاری ضرورت پڑے گی، کیونکہ پڑھائی لکھائی کے بھی معاملات ہوں گے، تو ایسے میں تم ہی ہو جو یہ سب معاملات کو سمجھتے ہو۔ خالد نے کہا، جی ابو، آپ پریشان مت ہوں، میں صبح آفس نہیں جاؤں گا۔ پہلوان نے کہا، تو ٹھیک ہے، اب تم سب لوگ جا کر آرام کرو، باقی باتیں صبح کریں گے۔ یہ سن کر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر سونے کے بعد اچانک پہلوان کی آنکھ کھلی تو وہ باتھ روم جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اچانک پہلوان کی نظر زمین پر پڑی تو اسے زمین پر کافی سارے پیسے گرے ہوئے دکھائی دیے۔ تو رفیق غور سے ان پیسوں کو دیکھنے لگا، اور جب رفیق نے ان پیسوں کو قریب سے دیکھا تو یہ وہی پیسے تھے جو اس نے کچھ دیر پہلے شاکر بابا کو دیے تھے۔ یہ دیکھ کر رفیق حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے وہ پیسے اٹھائے، آہستہ سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا اور بولا، ارے یہ شاکر بابا پیسے یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ پھر اس نے وہ پیسے جیب میں ڈالے اور باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں اچانک اس کی نظر ان درختوں والی جگہ پر پڑی تو رفیق چونک گیا، کیونکہ وہاں سارے درخت ویسے ہی لگے ہوئے دکھائی دیے جیسے کہ انہیں کاٹا ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر رفیق کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ رفیق ان درختوں کی طرف دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر اچانک اسے درختوں والی جگہ کوئی کالی سی پرچھائی اپنی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ دیکھتے ہی رفیق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت رفیق پلٹا اور اندھا دھند بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے سہم کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ سب کیا ہے اور وہ کیا چیز تھی جس سے اس نے دیکھا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے رفیق نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ جیب میں ڈال کر وہ پیسے نکالے جو اس کو باہر گرے ہوئے ملے تھے، تو انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ ان پیسوں کی گنتی کرنے لگا تو وہ پورے 20,000 روپے تھے۔ یہ دیکھ کر پہلوان نے خود سے کہا، شاکر بابا ان پیسوں کو یہاں پھینک کر کیوں چلا گیا، جبکہ وہ تو ان پیسوں کے لیے دوپہر میں بوال مچا رہا تھا؟ نہیں نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ پیسے اور باہر وہ درختوں اور عجیب چیز کا دوبارہ نظر آنا، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی پہلوان خود سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں ممتاز کی آنکھ کھل گئی اور اس نے پہلوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ یہ کہتے ہوئے ممتاز اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر رفیق کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر بولی، یہ آدھی رات کو آپ پیسوں سے کیا کر رہے ہو؟ تو پہلوان نے اسے پیسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ وہی 20,000 ہیں جو میں نے شاکر بابا کو دیے تھے، لیکن یہ مجھے باہر صحن میں گرے ہوئے ملے ہیں۔ یہ سنتے ہی ممتاز نے حیرانی سے کہا، کیا؟ لیکن یہ تو وہ شاکر بابا لے گیا تھا نا؟ رفیق نے کہا، ہاں، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر پہلوان نے ممتاز کو ان درختوں اور اس چیز کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئی
और बोली, सोनिया के अब्बू, ये जो भी हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तो कहती हूँ हम बच्चों को भी अपने पास ले आते हैं, कहीं उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। रफ़ीक ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रात के 3 बज रहे हैं, ऐसे में बच्चों की नींद खराब ना हो जाए। मुमताज़ ने कहा, होती है तो हो जाए, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक लग रहा है, चलें बच्चों को भी ले आते हैं। ये कहते हुए पहलवान और मुमताज़ सारे बच्चों के कमरे में जाकर इन्हें अपने कमरे में ले आए। फिर रफ़ीक ने इन्हें भी सब कुछ बताया तो खालिद ने कहा, अब्बू ये कैसे हो सकता है, जबकि इन दरख्तों का तो नामो निशान भी बाकी नहीं था जब मैंने देखा था, तो फिर वो अपनी जगह पर कैसे हो सकते हैं। फिर काली परछाई आपकी भी तो हो सकती है, जो बाहर लगे बल्बों की वजह से आपको नज़र आई हो। और रही पैसों की बात, तो हो सकता है शाकर बाबा ने ये पैसे गलती से गिरा दिए हों और उसे पता न चला हो। रफ़ीक ने कहा, लेकिन वो दरख्त मैंने अभी देखे हैं। ये सुनकर खालिद ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक बार चल कर देख लेते हैं कि क्या चक्कर है, जबकि मुझे पूरा यकीन है वहाँ कोई दरख्त बाकी नहीं रहा। इतने में तारक ने कहा, जी अब्बू, हम तीनों चल कर देख लेते हैं। पहलवान ने कहा, नहीं बेटा, बाहर ख़तरा भी हो सकता है। खालिद ने कहा, अब्बू जब सब कुछ ठीक हो गया है तो ख़तरा किस बात का, आप चलें एक बार देख लेते हैं। ये कहते हुए खालिद बाहर जाने लगा तो रफ़ीक ने कहा, रुको बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। इतने में तारक भी इनके साथ जाने के लिए चल पड़ा। वो तीनों बाप बेटा आस्ता आस्ता से चलते हुए सहन के बीच चलते हुए इन दरख्तों वाली जगह से कुछ ही दूरी पर रुक गए। तो खालिद ने कहा, अब बताएं अब्बू, कहाँ हैं दरख्त, अगर होते तो इस जगह से तो साफ दिखाई देते, जबकि हम इनसे कुछ ही दूरी पर हैं। मुझे लगता है आपको वहम हुआ है, और देखो हमारी परछाइयाँ कितनी बड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसा इसलिए है कि बल्ब दूर लगे हुए हैं। ये देखकर रफ़ीक ने हैरानी से कहा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने इन दरख्तों को दूर से ही देख लिया था। इतने में तारक ने कहा, अबू भाई सही कह रहा है, अगर आपको वो दूर से दिखाई दिए थे तो यहाँ से तो और ज़्यादा साफ दिखाई देने चाहिए थे। वाकया में आपको कोई वहम ही हुआ है। अभी सब लोग ये बात कर ही रहे थे कि इतने में खालिद ने एक जगह देखकर कहा, एक मिनट अबू, वो क्या पड़ा हुआ है। ये कहते हुए खालिद इन दरख्तों वाली जगह पर गया तो देखा कि वहाँ ज़मीन पर एक मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था, जिसमें हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी, और इसके पास एक चादर बिछी हुई थी जिस पर अजीब सा सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। उसे देखते ही रफ़ीक ने कहा, ये तो शाकर बाबा का सामान है, लेकिन वो ये सब यहाँ कैसे छोड़कर चला गया। ये सुनकर खालिद ने कहा, हो सकता है अब्बू उसे सामान लेकर जाना याद ही ना रहा हो, या फिर उसकी तबीयत ख़राब हो, जिसकी वजह से वो ये सब यहाँ छोड़कर चला गया हो। इतने में तारक ने कहा, हाँ अब्बू, जिस तरह वो हमारी तरफ देख रहा था, मुझे तो उसकी तबीयत वाकया में ख़राब लग रही थी। शायद इसी वजह से अपने पैसे गिराकर और सामान छोड़कर चला गया होगा, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो कल ये सब वापस लेने आ जाए। खालिद ने कहा, हाँ अब्बू, चलें अब चल कर सोते हैं, बाकी सुबह देखेंगे। अगर शाकर बाबा की तबीयत ठीक हुई तो वो सुबह ज़रूर आ जाएगा, आप परेशान ना हो, अब चलें। ये कहते हुए खालिद ने रफ़ीक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वापस कमरे में ले गया और मुमताज़ को सारी बात से आगाह किया। तो मुमताज़ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आह शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। जबकि इस दौरान रफ़ीक अभी तक गहरी सोच में पड़ा हुआ था। टू बी कंटिन्यू। पसंद आए तो कमेंट के साथ लाइक ज़रूर करें।